वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सॉल्व करेंगे 14 अगस्त 2018 के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का पेपर। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? गुर्दे, अंड कोशिका, यूरिनरी ब्लैडर या पेनिस? तो ये स्थित होती है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, यानी कि मूत्राशय के नीचे। इसके अलावा ये सीमन का 20 to 30% भाग बनाती है। और ये होती है वीर्य स्रावी सहायक। के अलावा अगर हम बात करें गुर्दे की, तो कितने होते हैं ह्यूमंस में? 2 गुर्दे होते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया राइट और ये है लेफ्ट। इसमें से निकली होती है मूत्र वाहिनियां, जो कि खुलती है यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या हो गया? हाइलम। इसके अलावा ये होती है मूत्र वाहिनियां, जिसे कहते हैं यूरेटर। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। इसके अलावा किडनी क्या कार्य करती है हमारे शरीर में? तो ये रक्त का शुद्धिकरण करती है। और एक दिन में कितना लीटर ब्लड का ये शुद्धिकरण करती है? 180 लीटर का। इसके अलावा नेक्स्ट है अंड कोशिका। ये स्थित होती है केवल फीमेल्स में। नेक्स्ट है पेनिस। ये है मेल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। गति, गंध, दिशा या दूरी? तो गति मापने के लिए किया जाता है स्पीडोमीटर का यूज, जिसे कहते हैं चाल मापी। गंध का ज्ञान करते हैं हमारी नाक में स्थित नेजो टर्बाइन से। इसके अलावा है दिशा। तो दिशा सूचक यंत्र का हम यूज करते हैं दिशा के लिए, जिसमें यूज होता है चुंबकीय उपकरणों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दूरी। ओडोमीटर का यूज करते हैं हम दूरी मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवधिक कार्य होते हैं। तो आवधिक कार्य हमने लास्ट क्लासेस में भी किया है ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर है मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होती है। तो ये होती है 331 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा अगर ध्वनि की गति हमें याद करनी है टेम्परेचर पे, तो ये होती है 331 प्लस 0.61। और यहाँ पे आएगा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड पूछा है। तो अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन का फॉर्मूला होगा C2H6। लास्ट में एन है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड है।
फिर है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। फिर है एसिटिलीन, ये होता है C2H2। और एथीन का फॉर्मूला है C2H4। इसमें बोला है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये हो गया CnH2n। और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा अगर हम इथेन की बात करें, ये हो गया CnH2n+2। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, डबल बॉन्ड होगा इथेन में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो एसिटिलीन है, इसका यूज होता है वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? सीवी रमन, सत्येंद्र बोस, विक्रम साराभाई या होमी भाभा? तो सीवी रमन ने दिया था रमन प्रभाव। जिसमें उन्होंने क्या बताया था, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसमें होने वाला बदलाव किस प्रकार होता है। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने और इनके साथ में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ इन्होंने कार्य करके क्या दिया था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इस स्टेज को क्या कहा गया है, BEC। ये होती क्या है, इसकी जो पांचवी स्टेज है BEC स्टेज, जब हम किसी गैस को, जब हम किसी गैस का जो परम शून्य ताप होता है, यानी कि 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, तो इसमें क्या होता है, हम जब अति उच्च दाब पर गर्म करने से जो प्राप्त होगी, जब किसी गैस को परम शून्य ताप पर गर्म और अति उच्च दाब पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है, BEC। इसके बाद है विक्रम साराभाई। इन्होंने क्या किया था, तो ये है इसरो के संस्थापक। और इस इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके बाद है होमी भाभा, तो इन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त की पहचान होती है या तो इसमें कोई सिंगल बॉन्ड, वो सॉरी डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जबकि संतृप्त में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें हम देखते हैं इथाइन, ये है एल्काइन समूह से संबंधित। तो एल्काइन आ गया, मतलब इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बाद है प्रोपेन, तो प्रोपेन है संतृप्त क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। और इसका फॉर्मूला है C3H8। ब्यूटेन, मैथ है प्रोप ब्यूट, तो ये हो गया C4H10। फिर है C5H12 पेंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्काइन।
C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? सफेद रक्त कोशिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा करता है। और जो प्लाज्मा है ये ब्लड का 55% भाग होता है और इसका कलर होता है हल्का पीला। इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित होता है, 90 से 92% पानी, और जबकि 8 से 10% इसमें होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, इसके बाद में आरबीसी को बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट, और ये क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के बाकी पार्ट्स में डिवाइड करता है, शरीर में प्रसार करता है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, ये होती है सैनिक कणिकाएं। और ये जो हमारे शरीर को क्या करती है, संक्रमण से बचाती है। इसके अलावा है ब्लड प्लेटलेट्स, ये कार्य करता है रक्त का थक्का जमाने में, रक्तस्राव को रोकने में। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और इसकी वृद्धि से बीमारी होगी ल्यूकोसाइटोसिस। इसके अलावा इससे एक बीमारी होती है ब्लड कैंसर। और एड्स में भी क्या होगा, एड्स में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीसी की, तो इसकी अधिकता से कमी से क्या होगा, एनीमिया। और इसकी अधिकता से होगा पॉलीसाइथेमिया। और अगर हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, तो इसकी अधिकता से होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। जबकि अगर कमी हो गई तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। संवेग क्या होता है, P इजिकल्स टू mv होता है। इसके अलावा गतिज ऊर्जा कितनी है हमारे पास में, k। इसमें बोला है नया रेखीय संवेग कितना होगा। तो पहली गतिज ऊर्जा हो गई k, दूसरी कितनी हो गई, 256 गुना हो गई k की। फिर हम निकालेंगे P1 कितना हो गया, P1 होएगा 2mk, और P2 कितना होगा, 256 इंटू 2mk। ठीक है।
यहाँ से निकालेंगे हम वैल्यू P2/P1 की। 256 इंटू 2m के रूट में है ये, अपॉन में क्या आया 2m के से 2m के कैंसिल, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 16 गुना P2 इज इक्वल्स टू 16 गुना है P1 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 16 टाइम्स इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 इसको हमें करना है गरम। गरम किया, इससे निकलने वाली कौन सी गैस है? तो जब हम इसे गरम करेंगे तो इससे क्या मिलेगा हमें? एक सेकेंड, ये मिलेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? NO2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, इसके अलावा ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो ऑप्शन है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसका फॉर्मूला है N2O5। फिर है डी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये होगा N2O। फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होगा NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लिथियम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? धातु तत्व लिथियम। ठीक है। इसके अलावा हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम होती है सबसे हल्की अक्रिय गैस। इसके अलावा इसका यूज करते हैं कृत्रिम श्वसन में। समुद्री गोताखोरों द्वारा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस, इसका परमाणु क्रमांक 2, हाइड्रोजन का फर्स्ट। इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। इसके अलावा इसे कहते हैं हाइड्रोजन को आवारा तत्व, और ये सबसे हल्की गैस है। फिर है सोडियम। सोडियम होता है सॉफ्ट मेटल, और इसका घनत्व पानी से कम होता है। इसे हम रखते हैं केरोसिन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक है 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। प्लेसेंटा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गर्भनाल, प्लेसेंटा। अब ये कैसे होता है? अगर हम बात करें गर्भनाल की, तो ये क्या करता है? जो भ्रूण है उसको ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है।
इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं शिशु में, भ्रूण में, उनको बाहर निकालता है। और ये जो गर्भनाल है, ये क्या करती है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसकी जो नाभि रज्जु है, उसको माँ के आंतरिक दीवार से जोड़ती है। गर्भ में बच्चे के नाभि रज्जु को माँ के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जोड़ते हैं। और इसकी जो आंतरिक दीवार है वो होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो ये कुछ इस तरीके से होती है। उल्टे नाशपाती का आकार है इसका। ये कुछ इस तरीके से होगी। इसकी भी 3 लेयर होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ग्रीवा और गर्भनाल। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखें, अगर इस संरचना को देखें तो इसमें ये क्या होता है, ये है फिम्बरी, ये होता है इसका सर्वेक्स पार्ट, यानी कि ग्रीवा। इसके अलावा ये है फैलोपियन ट्यूब, इसके भी 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। फर्स्ट पार्ट होता है इसका इनफंडिबुलम, जो कि आगे वाला भाग है। फिर इसका मध्यस्थ पार्ट होता है एम्पुला, और फिर इसका थर्ड पार्ट होता है स्थेमस। तो ये किसके पार्ट हो गए, फैलोपियन ट्यूब के। इसे और नाम से जाना जाता है, डिंब वाहिनी भी कहते हैं इसको। डिंब वाहिनी, ठीक है। इसके अलावा जो गर्भाशय ग्रीवा है, उसमें एक बीमारी होती है, जो होता है सर्विक्स कैंसर, जो कि एचपीवी के कारण होगा। ठीक है, ये होता है यूट्रस। ये होते हैं एग या ओवेरी। ठीक है, इसकी शेप कैसी बताई है गर्भाशय की, उल्टे नाशपाती के आकार की। और इसकी 3 लेयर होती है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर। तो इसकी जो ये बाहरी लेयर है, इसकी 3 परत होगी। जो बाहरी लेयर है वो होती है पेरीमीट्रियम, जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड इसकी लेयर है मध्यस्थ, वो होती है मायोमीट्रियम।
और जो अंतस्थ होती है अंदर वाली वो होती है एंडोमीट्रियम। फर्स्ट हो गई इसमें पेरीमीट्रियम, सेकंड है मायोमीट्रियम और थर्ड है एंडोमीट्रियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोमीट्रियम, क्योंकि ये जो गर्भनाल है उसका निर्माण किससे होता है? एंडोमीट्रियम से। इसके अलावा मनुष्य में किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है? तो ये है सिंपल एंड एडवांस्ड। तो इस गर्भनाल का निर्माण किससे होता है? गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ती है, तो आंतरिक दीवार का क्या नाम है? एंडोमीट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवायवीय किण्वन से। इसमें क्या होता है? और अवायवीय किण्वन में इसमें जो कृषि अपशिष्ट है या खाद्य संयंत्र सामग्री है या जो खाद्य अपशिष्ट से बचा हुआ पदार्थ है उनसे क्या प्राप्त होता है? उनके किण्वन से, बायोगैस से, बायोमास। इसके अलावा विनाशकारी आसवन, ये है हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने से अपघटन से क्या प्राप्त होता है? विनाशकारी आसवन। इसके अलावा प्रभाजी आसवन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? इसमें घटकों के जो क्वथनांक है उनका अंतर अगर 50 डिग्री से कम हो तब हम किसका यूज करते हैं? प्रभाजी आसवन का। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों का या फिर जल और अल्कोहल का, इस तरीके से। नेक्स्ट है शुष्क आसवन। इसमें गैसीय उत्पादों के उत्पादन के लिए जब हम ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं तो वो कहलाता है शुष्क आसवन। गैसीय उत्पादों के उत्पादन के लिए ठोस पदार्थों को गर्म करना, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया लकड़ी या कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है कम दाब, उच्च तापमान, उच्च दाब या कम तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर है उच्च तापमान। और इसकी खोज की है विलियम क्रूक ने प्लाज्मा की। इसके अलावा जो प्लाज्मा वर्ड है ये बना है प्लाज्मिक से, जिसका मतलब होता है चमकता हुआ पदार्थ। इसके अलावा प्लाज्मा का उपयोग करते हैं नियॉन बल्ब में, ईएफएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसी सिचुएशन होती है प्रकाश के अपवर्तन में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसमें तारों का टिमटिमाना, पानी का कम गहरा दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना,
छड़ का पानी की सतह से मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अगर परावर्तन की बात करें तो इससे क्या प्राप्त होता है? दर्पण में प्रतिबिंब। इसके अलावा अपवर्तन हो गया। अगर प्रकाश का आंतरिक परावर्तन की हम बात करें तो ये है हीरे का चमकना। इसके अलावा एंडोस्कोपी इसका एग्जाम्पल है। अगर विवर्तन की बात करें तो सीढ़ी पर इंद्रधनुष के रंग दिखाई देना। सीढ़ी का इंद्रधनुष के रंग या चमकीली दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? इन पौधों में दो बीजपत्र होते हैं। इन पौधों में तंतु में जड़ें होती हैं। इन पौधों में जालीदार वेनेशन होता है। इन पौधों में एक टेप जड़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। इन पौधों में तंतु में जड़ें होती है। तंतु में जड़ें होंगी एक बीजपत्री पादपों में। इसके अलावा इनको बोलते हैं एक बीजपत्री पादपों को मोनोकैटेलॉइड। मोनो इसके अलावा इसमें जो पत्तियां होती है एक बीजपत्री पादपों में, वो पत्तियां सीधे आधार से जुड़ी होती है। जिसे हम क्या कहते हैं? अवृंत। और इसके अलावा पत्तियां होती है इसमें समांतर शिराविन्यास वाली। इसके अगर एग्जाम्पल देखें हम द्विबीजपत्री पादपों के, तो इसके एग्जाम्पल है सरसों, करेला। इसके अलावा और है जैसे आम, सेब, इमली, मटर, चना। और इसके अलावा जैसे कि पपीता, बैंगन। यह है द्विबीजपत्री पादप। इसके अलावा अगर हम एक बीजपत्री पादपों के एग्जाम्पल देखें तो इसमें है जैसे कि मक्का, गेहूं है। इसके अलावा केला है, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसमें है स्थिति या विन्यास द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसके बाद में सेकंड शिफ्ट का पेपर। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। इसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। माइटोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होते हैं कायिक सेल में। माइटोसिस ये होगी कायिक सेल्स में, कायिक कोशिकाओं में। इसके अलावा इसमें जो पैतृक सेल्स हैं, पैतृक कोशिकाएं हैं, उनसे क्या प्राप्त होती है? दो पुत्री कोशिकाएं, दो डॉटर सेल्स, दो पुत्री कोशिकाएं। और इसमें जो विभाजन होता है माइटोसिस में, वो विभाजन में विभिन्नता नहीं आती।
और ये आवश्यक होता है पुनरुद्भवन में। पुनरुद्भवन मतलब कि जैसे कि मरम्मत में, घाव भरने में। अब इसमें 4 स्टेज दिखाई है, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या टेलोफेज। तो हम इन चारों स्टेजेस की बात करते हैं। इसमें दिया है गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है प्रोफेज स्टेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये होती है सबसे लंबी अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे कि ये है हमारी प्रोफेज स्टेज। फिर है केंद्रक झिल्ली। इसमें उपस्थित होते हैं क्रोमेटीन। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा आगे जाके, ये दोनों ही गायब हो जाती है। ये ऐसे गायब हो गई है और गुणसूत्र क्या होते हैं, संगनित हो जाते हैं। और ये क्या हो जाएगा आगे जाके, ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या हो गया प्रोफेज स्टेज में, प्रोफेज में क्या हुआ है, इसमें जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। और कहाँ चले जाते हैं, तारक केंद्र ध्रुवों पर। इसके अलावा इसमें क्या क्या लुप्त हुआ था, एक तो केंद्रक लुप्त हुआ था और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। और क्रोमेटिड तंतु जो है, जो कि ऐसे ऐसे होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, गुणसूत्र में, डायड के फॉर्म में, यानी कि ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद स्टेज आती है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्र है वो मध्य में आ जाते हैं, बीच में। और इसमें तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। तो इस स्टेज में क्या होगा अब, जैसे कि ये मेटाफेज स्टेज है, इसमें लिखा है गुणसूत्र मध्य में आ जाएंगे। तो ये गुणसूत्र क्या आ गए, मध्य में। ठीक है, और इसमें तरकु तंतुओं का निर्माण हो गया है। ये ध्रुवों से क्या निर्माण हो गया, तरकु तंतुओं का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसमें बीच में क्या बन जाती है, एक प्लेट बन जाती है जिसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, इसके अलावा इस स्टेज में और इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं और इसमें गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट स्टेज है इसके बाद में एनाफेज। और फिर आती है टीलोफेज। तो अगर हम एनाफेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो गुणसूत्र है ये चेंज हो जाते हैं मोनाड के फॉर्म में। ये कुछ इस तरीके से हो गए मोनाड के फॉर्म में चेंज। ठीक है, और इनके बीच में क्या बन जाती है, इंटरजोनल पट्टी। इंटरजोनल तंतु का खिंचाव। और ये सबसे छोटी अवस्था है। सबसे छोटी अवस्था। नेक्स्ट है इसके बाद में टीलोफेज। इसमें क्या होगा, इसमें जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रक लुप्त हुए थे वो पुनः वापस बनने लग जाते हैं। ये वापस विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गुणसूत्र वापस क्रोमेटिड में चेंज जाते हैं। क्रोमेटिन तंतु में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो विलुप्त हो गई थी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ये पुनः दिखाई देती है। पुनः दिखाई। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मध्य रेखा पर कहां पर आएंगे, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर मेटाफेज। गुणसूत्र कहां पर आ गए इसमें, मध्य में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, क्वथन, वाष्पीकरण, संघनन या हिमांक। तो सबसे धीमी गति होती है वाष्पीकरण की, इवेपोरेशन की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर तेज की बात करें तो वो होता है बॉइलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये है विद्युत सेल, जो कि क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज। इसके अलावा नेक्स्ट है विद्युत हीटर। तो ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को चेंज करेगा ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर चेंज करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, सॉरी। फिर है विद्युत पंखा। तो ये चेंज करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एका एल्यूमीनियम की जगह लेता है? तो अभी हमने लास्ट में भी देखा है क्या दिया है इन्होंने, आवर्ती नियम। इसमें एका एल्यूमीनियम की जगह लेता है गैलियम। इसके अलावा जो स्कैंडियम है ये लेता है एका बोरोन की जगह। और जर्मेनियम की जगह है एका सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैलियम। इसका प्रतीक है Ga। स्कैंडियम का है CsC। जर्मेनियम का है Ge। और टाइटेनियम का है Ti, जिसे भविष्य की धातु भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 22। जर्मेनियम का है 32। स्कैंडियम का है 21। और गैलियम का है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। P इजिकल्स टू W/T। बल होता है F बराबर ma। ऊर्जा है F.S, बल इंटू दूरी का गुणनफल। इसके अलावा संवेग है P इजिकल्स टू mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है बहुविखंडन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा? तो हाइड्रा करता है मुकुलन द्वारा, बडिंग। ये कुछ इस तरीके से होगा। इसमें क्या बनती है, कलिका बनती है, बर्ड। और इस बर्ड से नया हाइड्रा बन जाएगा विखंडित होके। ये बर्ड यहाँ पर जुड़ी। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो गई, ये अलग हो गई। और इससे किसका निर्माण हो गया, हाइड्रा का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा बहुविखंडन की अगर हम बात करें तो ये होगा शैवालों में, प्लाज्मोडियम में। फिर है बाइनरी विखंडन, तो ये होता है सरल, अगर सरल बहुविखंडन है तो ये होगा अमीबा में। और अगर अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ होगा पैरामीशियम में। ये हमने लास्ट क्लासेस में डिटेल में देखा है। अगर अनुदैर्ध्य की बात करें हम तो ये होगा यूग्लिना में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, बडिंग। बडिंग इसके अलावा होगा यीस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें पूछा है कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आएगी। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। और इसमें है O2, तो ये हो गया 16 इंटू 2 यानी कि 32 हो गया। ठीक है, अब हम परसेंट कैसे निकालते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, 12 और 32 कितना हो गया, एक इसको कट करेंगे, 3:8। अब इसमें निकालना है कार्बन का परसेंट। तो कार्बन की मात्रा कितनी है, 3। टोटल कितनी है, दोनों की मात्रा 11 इंटू 100। तो अब हमें क्या करना है, 300/11। तो इसका आंसर आएगा लगभग 27.27 के समथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 27.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो तत्वों में 8 तत्व मौजूद हैं?
आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। और कितने तत्व हैं इसमें? 118 तत्व हैं। 7 आवर्त। अब इसमें पूछा है आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। तो अगर हम फर्स्ट आवर्त की बात करते हैं, फर्स्ट आवर्त में स्थित है केवल 2 तत्व और इसे कहते हैं अति सूक्ष्म, अति लघु सूक्ष्म आवर्त। ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो सेकंड और थर्ड है ये कहलाते हैं लघु आवर्त और इसमें तत्व उपस्थित होते हैं 8 दोनों में। इसके बाद अगर आप फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं तो ये है दीर्घ आवर्त और इसमें उपस्थित होते हैं 18 तत्व दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, 8 तत्व पूछा है तो सेकंड और थर्ड में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब सेकंड और थर्ड में होंगे जैसे लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके अलावा थर्ड में अगर देखा जाए तो थर्ड में होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ये हो गए 8 एलिमेंट्स टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो पीएच का स्तर कितना होगा? पीएच स्केल का माप होता है 0 से 14 तक। तो 7 से अगर हम 0 की साइड जाते हैं तो यह माध्यम होता है अम्लीय और 7 से अगर 14 की साइड जाएंगे तो ये माध्यम होगा क्षारीय। अब इसमें पूछा है ब्लू चेंज हो रहा है रेड में तो ये होता है अम्ल में। तो अम्ल किससे कम होंगे? 7 से कम होंगे। ऑप्शन है 9, 7, 6 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी 6, क्योंकि ये केवल एक सिंगल है जो अम्ल है, बाकी 7 उदासीन और 8 और 9 क्या होंगे? क्षार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आम तौर पर होते हैं क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन या अम्लीय। तो अधातु ऑक्साइड्स होते हैं अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी। जबकि जो धातु ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, भ्रूण और इसकी पोषण के विकास, गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण। तो इम्प्लांटेशन होता है ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना करेक्ट आंसर है। अभी हमने इसकी प्रक्रिया देखी थी फैलोपियन ट्यूब की। ये होता है कुछ इस तरीके से। अब ये क्या होती है? ओवेरी। ये जुड़ी होती है सीलिया से। अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के बाद एग कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अब इसकी कुछ स्टेजेस होती है। ये क्या हो गया? स्पर्म हो गया।
तो अब ये जो प्रक्रिया है, ये इससे क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन से क्या बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा। एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निर्माण हो गया, ज़ाइगोट का। ये क्या हो गया, ज़ाइगोट। फिर इसकी कुछ स्टेजेस होती है, इसमें विदलन होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, विदलन या विभाजन। विभाजन से इसकी सेल्स बढ़ेंगी, और फिर ये फाइनल में यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा, 32 सेल का ज़ाइगोट भ्रूण। इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस। अब हमने देखा था कि इनकी 3 लेयर होती है। यहाँ से ये 3 लेयर्स होती हैं। ये होगी 3 लेयर। 3 लेयर कौन-कौन सी होती है, अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले। कि जो गर्भाशय की बाहरी लेयर होती है, वो होती है पेरीमीट्रियम। बीच वाली जो मिड लेयर है, वो होती है मायोमेट्रियम। और जो आंतरिक लेयर होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम। अब इसमें क्या होगा, जो ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर है, इसमें जो ये भ्रूण है वो आकर चिपक जाता है। इसे कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। 5 से 6 दिन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है, हरी, नारंगी, नीली या लाल। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर होती है ब्लू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और अपूर्ण दहन में कौन सी होगी, हरी, नारंगी या रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है, गति करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा, संवेग, गति, द्रव्यमान या दिशा। तो जब एक समान वृत्तीय वेग से गति कर रही है कोई वस्तु, तो वो हर सेकंड अपना क्या बदलती है, दिशा बदलती है। इस पॉइंट पर ये दिशा हो गई, इस वाले पॉइंट पर ये दिशा हो गई, नेक्स्ट पर ये दिशा हो गई। तो इसमें क्या चेंज होगा, ऑप्शन नंबर 4 दिशा। और वृत्तीय वेग में क्या कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसका फॉर्मूला होता है mv² / r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग होता है p = mv। तो क्या हो गया है, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, और वेग हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहते हैं हम ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। इसमें है 18 वोल्ट बराबर 3 ओम दिया है। तो V = क्या होता है, I × R। R है यहाँ पर प्रतिरोध ओम में, V है वोल्ट में, तो I आता है एम्पियर में। तो कितना आएगा यहाँ पर 6 एम्पियर।
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है 6 एम्पियर।